एक बार सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण की ओर जा रहे थे। उन्हें जयपुर के एक महंत जयत राम ने बताया था कि नांदेड़ महाराष्ट्र में एक योगी रहता है माधवदास नाम का, जिसे कुछ सिद्धियां प्राप्त है और वह अनजान लोगों पर कई बार उन सिद्धियों का प्रयोग भी करता है, इसलिए आप जरा बच के जाना। खैर, महंत की बात ना मानते हुए 1708 सीई में श्री गुरु गोविंद सिंह जी सीधे नांदेड़ जाते हैं और माधवदास के आश्रम पर पहुंचकर उसकी चारपाई पर बैठ जाते हैं। वो अपने अनुयायियों से कहते हैं कि खाना बनाओ। जैसे ही वैष्णव माधवदास को पता चलता है कि किसी ने उनके आश्रम पर इस तरह कब्जा कर लिया है, वो क्रोधित हो उठते हैं और जल्दी से अपने आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम पहुंचते ही वे अपनी शक्तियों से चारपाई पर बैठे शख्स को गिराने की कोशिश करते हैं। वो भरपूर कोशिश करते हैं, मगर वो शख्स गिरता ही नहीं, हिलता ही नहीं। फिर जब वो पास जाकर गुरु को देखते हैं तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जैसे कि मानो माधव ने अपने ही गुरु को देख लिया हो। अहमद शाह बटाला ने इस संवाद को अपनी किताब में लिखा है। माधव पूछते हैं, तुम कौन हो? गुरु कहते हैं, वो जिसे तुम जानते हो। माधव कहते हैं, मुझे क्या पता है? गुरु कहते हैं, ठीक से ध्यान लगाकर देखो। माधव अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। कुछ देर बाद जब माधव की आंखें नम्रता से खुलती है तो वो कहते हैं कि आप गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु कहते हैं, हाँ। माधव कहते हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? गुरु कहते हैं, तुम्हें अपना शिष्य बनाने। माधव कहते हैं, तो आज से मैं आप ही का बंदा हूँ। और उसी दिन से माधवदास का नाम पड़ जाता है बंदा सिंह। बंदा सिंह, जो कि आगे भविष्य में अपनी वीरता, अपने कारनामों से बनता है बहादुर, यानी कि बंदा सिंह बहादुर। ये शुरुआत थी भारत के एक ऐसे वीर बहादुर की, जिसने न सिर्फ रण कौशल में अपना नाम पूरे भारतवर्ष में किया, बल्कि सिखों के महान राजाओं में भी अपना नाम लिख डाला। आज इस एपिसोड में मैं कहानी सुनाने वाला हूं भारत के वीर सपूत बंदा सिंह बहादुर की। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूरी सुनिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अ स्टोरी अ वीक। बंदा सिंह का जन्म 27 अक्टूबर 1670 में कश्मीर के राजौरी में हुआ था। इनका बचपन में नाम था लक्ष्मण देव। इनके साथ बचपन में जीवन बदलने वाला एक किस्सा हुआ। ये एक बार एक हिरण का शिकार करने जंगल में जाते हैं। जिस हिरण पे ये तीर चलाते हैं वो असल में एक हिरनी थी और गर्भवती थी। इनके तीर के कारण वो मर जाती है। इस हिरनी को नजदीक से देख लक्ष्मण घबरा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, और वो बच्चों को बचाने के लिए जल्दी ही पेट चीरते हैं हिरनी का। पर पेट काटने पर जो दो बच्चे निकलते हैं वो इनके हाथों में ही मर जाते हैं। इस दृश्य को देख लक्ष्मण दुख से भर जाते हैं। उन्हें इतनी ग्लानि होती है अपनी इस गलती पर कि वो पश्चाताप के लिए भक्ति मार्ग पर निकल पड़ते हैं। वो मटेरियल दुनिया से दूर साधु संतों के बीच अपना मार्ग चुनते हैं। एक जानकी प्रसाद नाम के वैष्णव मार्ग के बैरागी उनके गांव आते हैं। लक्ष्मण उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ निकल पड़ते हैं। गुरु बैरागी उन्हें नया नाम देते हैं माधवदास, माने माधव, श्री कृष्ण का सेवक। धीरे धीरे वो और भी गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हुए दक्षिण की ओर निकल पड़ते हैं और पंचवटी आ पहुंचते हैं, जहां उन्हें मिलते हैं एक प्रसिद्ध योगी बाबा औगरनाथ। बाबा औगरनाथ उस समय उम्र की आखिरी पीढ़ी पर थे। 1691 में बाबा औगरनाथ माधवदास की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी सिद्धियों का कुछ ज्ञान और तंत्र विद्या पर लिखी एक महत्वपूर्ण किताब माधवदास को देकर स्वर्ग पधार जाते हैं। इस ज्ञान के साथ माधवदास पंचवटी से निकलते हैं और अपना आश्रम गोदावरी नदी के करीब नांदेड़ में बनाते हैं। बाबा औगरनाथ से मिली किताब से वो अपनी साधना और शक्तियां बढ़ाने में लग जाते हैं और उनकी शक्तियों की ख्याति धीरे धीरे फैलने लगती है। इस प्रसिद्धि और यश के जाल में वो फंस जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो अपनी आगे की स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान न देकर सिर्फ सिद्धियां पाने में लग जाते हैं। वो भगवान व गुरु की कृपा से मिली शक्तियों का दुरुपयोग भी करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ सालों तक चलता रहता है, जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी उनके आश्रम पर पहुंचते हैं। फिर जिस दिन गुरु वहां पहुंचे तो माधवदास से वह बन गए बंदा सिंह।
गुरु गोविंद सिंह जी की शरण में आकर बंदा सिंह ने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया सिखों की किताबों को। उन्होंने जाना गुरु नानक देव की टीचिंग्स को और सिखों के इतिहास को, कैसे मुस्लिमों ने गुरु तेग बहादुर को मारा, कैसे गुरु अर्जन देव को परेशान किया, कैसे गुरु गोविंद सिंह जी की दोनों पुत्रों साहिबजादों जोरावर और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया, कैसे गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी देवी की उंगलियों को बारूद से उड़ा दिया। इन सब से गुजरने के बावजूद गुरु गोविंद सिंह जी शांत स्वभाव के थे और प्रेम बांटते थे। इससे प्रभावित होकर बंदा गुरु के और भी बड़े सेवक हो गए। फिर एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर एक पठान था जो कि सिरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान का मुलाजिम था। वजीर खान ने इस पठान को गुरु का सेवक बनकर करीब जाकर रहने को कहा था और एक दिन मौका मिलते ही उस पठान ने गुरु पे हमला किया, परंतु गुरु बच निकले और हमलावर मारा गया। वजीर खान वही इंसान था जिसने कई सिखों को मारा था। ये वही था जिसने साहिबजादों को चिनवाया था। जब बंदा को इस हमले का पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं। वो सीधे गुरु के पास जाते हैं और वजीर खान को मारने की इजाजत मांगते हैं। गुरु गोविंद सिंह कुछ देर तक तो मना करते हैं, इस पर अच्छे से विचार करते हैं, पर फिर लास्ट में मान जाते हैं। वे अपनी सेना की एक टुकड़ी की कमान बंदा के हाथ में देते हैं और बंदा को बहादुर कह के बुलाते हैं। गुरु अपने तरकश में से 5 तीर भी बंदा को देते हैं। गुरु एक हुक्मनामा भी जारी करते हैं जिसमें लिखा होता है कि बंदा सिंह को जत्थेदार बनाया जाता है और बंदे को निशान साहिब यानी कि फ्लैग भी देते हैं। बंदा गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और वाहे गुरु की फतेह बोलकर यह छोटा सा दस्ता निकल पड़ता है सिरहिंद की ओर। रास्ते में गुरु के हुक्मनामे की वजह से देश के अलग अलग कोने से सिख लोग बंदा की फौज में जुड़ते चले जाते हैं और एक करीबन 500 सिखों की फौज जा पहुंचती है सोनीपत। सोनीपत का फौजदार इतनी बड़ी सेना देख दिल्ली भाग जाता है और सोनीपत सिखों को आसानी से मिल जाता है। सोनीपत के नजदीक भुना गांव में एक मुगल टुकड़ी इस पूरे राज्य का टैक्स और कुछ खजाना लेकर दिल्ली जा रही थी। इस पर बंदा सिंह आक्रमण करता है और खजाना लूट लेता है। इसके बाद यह सेना समाना की ओर बढ़ती है। समाना में रहता था सैयद जलालुद्दीन, जिसने गुरु तेग बहादुर को मारा था। समाना के फौजदार को अचानक झटका लगा जब सिखों की सेना ने उनके पूरे शहर को चारों तरफ से घेर लिया। वहां के रहने वाले लोग भी 100 साल से इन मुस्लिम आकाओं के जुल्मों से थक चुके थे और सिखों के साथ अपने आकाओं के खिलाफ आ गए। फिर शुरू हुआ एक कत्लेआम और फिर सभी रिहायशी महलों को खाक में मिला दिया गया जनता के द्वारा। 5 प्यारों में से भाई फतेह सिंह को फौजदार बना दिया गया इस जिले का। अब सिरहिंद की लड़ाई के लिए बड़ी सेना चाहिए थी और पंजाब के दोआब और मांझा जिलों से सिखों की सेना बंदा से मिलने वाली थी, मगर इस सेना का रास्ता रोपड़ में मुस्लिम सेना ने रोका हुआ था। बंदा जानता था कि बिना इन दोनों सेनाओं के सिरहिंद पर आक्रमण करना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए वो लंबा रास्ता अपनाता है और अपनी सेना को साधुवारा की तरफ मोड़ता है। साधुवारा मतलब साधुओं का नगर। ये एक पवित्र नगर था जिस पर अब कब्जा था मुस्लिमों का और बैठा था एक जुल्मी गवर्नर ओस्मान खान। ओस्मान खान ने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के वंशज सूफी संत सैयदीन बुद्धू शाह का भी कत्ल किया था और हिंदुओं को तो बहुत ज़्यादा सताता। सिखों को देख वहाँ के हिंदू भी उठ खड़े होते हैं जुल्मी के खिलाफ और जनता ने ओस्मान खान के साथ साथ पूरे शहर में कई जुल्मी मुस्लिमों का कत्लेआम कर दिया। सिरहिंद में बैठा वजीर खान बंदा की सेना पर नजर रखे हुए था। उसने मलेरकोटला के शेर मोहम्मद खान को भेजा उस मालवा, दोआब और मांझा जिलों से आ रही सिखों की सेना को रोकने, ताकि वो बंदा सिंह से नहीं मिल पाए। शेर मोहम्मद खान अपने साथ अपने भाई खिजर खान, नश्तर खान और वाली मोहब्बत खान को लेकर जाता है। उसकी सेना में कई अफगानी और रंगर थे। सिरहिंद की एक सेना टुकड़ी भी थी, 2 आर्टिलरी बंदूकें और तोपें भी थी। इधर सिख सेना के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तो सिर्फ वो जुनूनी सिख थे जो अपने गुरु का हुक्मनामा पाकर बंदा की मदद के लिए निकले थे। इनके पास ना तो तोपें थी ना कोई और शस्त्र थे, हाँ तो सिर्फ जज्बा और अपने हाथों की ताकत और तलवारें। इन सब कमजोरियों के बावजूद बहादुर सिखों ने इस जंग में पहले मारा खिजर खान को, फिर नश्तर को, फिर वाली मोहम्मद खान को और फिर धूल चटा दी बची हुई मुस्लिम सेना की और शेर मोहम्मद खान की। वे जंग जीत कर जा मिले बंदा बहादुर की खालसा सेना में। अब आती है बारी सिरहिंद की लड़ाई की।
सिरहिंद की लड़ाई को समझने के लिए हमें पहले दोनों ओर की सेनाओं को समझना होगा। एक तरफ जो सिख सेना थी उसमें 3 तरीके के लोग थे। पहले वो सिख जो बस अपना सब कुछ त्याग गुरु के कहने पर मुस्लिम जुल्मों के खिलाफ लड़ने आए थे, जिन्होंने अपनी जमीन जायदाद भी बेच दी थी सिखों की मदद के लिए, इस लड़ाई के लिए। वे अपने गुरु के लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे। दूसरे थे वो जिन्हें ऐसे जमींदारों और फौजदारों ने भेजा था जिन्हें वजीर खान से बदला लेना था, मगर सीधे सीधे जंग में नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कुछ सेना टुकड़ी बंदा सिंह बहादुर को भेजी थी। तीसरे थे वो जो सिर्फ लालच और पैसों के लिए इस लड़ाई में बंदा के साथ आ गए थे कि अगर जीते तो सिरहिंद को लूट लेंगे। ये ज्यादातर छोटे डकैत और लड़ाके थे। अगर तीनों को मिला लिया जाए तो कुल 21,000 की सेना कह सकते हैं, मगर इसमें सबसे बड़ा तबका था थर्ड कैटेगरी के लोगों का, 10,000 लोग जो कि जंग के समय भाग भी सकते थे। बंदा की सेना के पास कोई आर्टिलरी नहीं थी, कोई हाथी नहीं थे, कोई तोपें नहीं थी, मात्र कुछ लोगों के पास घोड़े थे और शस्त्रों के नाम पर सिर्फ तलवारें, भाले और तीर। सामने थी वजीर खान की सिरहिंद की सेना। वजीर खान ने यह लड़ाई जिहाद की बताकर अपने आसपास के सभी जमींदारों से मदद मांगी थी। वजीर की सेना में थे 6,000 घुड़सवार, 8,000 बंदूकची और तीरंदाज, 8,000 गाजी पैदल सैनिक। इन सब के पास कवच भी था, ढालें भी थी, जंग में लड़ने का एक्सपीरियंस भी था। इस सेना के पास 24 तोपें भी थी और 100 हाथियों की सेना भी थी। कुल मिला के 20 से 25,000 की सेना, एक्सपीरियंस्ड सेना। दोनों सेना 22 मई 1710 में छप्पर छिरी के मैदानों में आमने सामने होती है। छप्पर छिरी आज मोहाली जिले में है, चंडीगढ़ से 14 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। बंदा बहादुर एक टीले के ऊपर से दोनों सेनाओं को देख रहा था रणनीति के नजरिए से। जंग का बिगुल बजता है और वजीर की सेना तोपें चलाना शुरू करती है। सिख सेना दुश्मनों के पास पहुंचने से पहले ही बुरी तरह मरने लगती है। इसे देख सिखों सेना में से तीसरी कैटेगरी के लोग भाग खड़े होते हैं, यानी कि 10,000 लोग भाग जाते हैं। एक पुष्कर सुच्चा नंद करके सिख सेना की मदद के लिए भेजा गया कमांडर भी अपनी 1000 की सेना लेकर भाग जाता है। पता चलता है कि यह गद्दार था जिसे वजीर खान ने भेजा था सिखों की रणनीति समझने। अब जंग के लिए सिखों की तरफ से कुल 10,000 ही बचते हैं। इतने लोगों को जाता देख सिख सेना में अफरा तफरी मच जाती है। बाज सिंह ये सब बंदा को बताता है और बंदा तुरंत ही सेना के साथ जंग में उतर जाता है। वो वाहेगुरु की फतेह बोलता हुआ आगे लड़ने निकलता है, जिसे देख सिख सेना में जोश आ जाता है और वो तलवारों से ही टूट पड़ती है वजीर खान की सेना पर। जब वजीर खान की सेना के गोले और गोलियां खत्म होती है तब शुरू होती है हाथों की जंग, जिसमें सिख सेना सभी को मौत के घाट उतार देती है। इस जबरदस्त जंग में जीत होती है बंदा बहादुर के जाबाजों की। ये एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वजीर खान पकड़ा जाता है, उसका सिर कलम कर दिया जाता है। गद्दार पुष्कर सुच्चानंद को भी पकड़ा जाता है और उसे भी मार दिया जाता है। इस जंग के बाद बंदा 2 मिनट रुककर सांस लेता है और अपने गुरु को याद करता है, क्योंकि आज उसने अपने गुरु को दिया हुआ वादा पूरा किया था। बंदा सिंह बहादुर ने आज अपना नाम भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले कमांडरों के रूप में लिख दिया था। सोचिए कि बंदा सिंह बहादुर मुट्ठी भर लोगों के साथ निकला था वजीर खान को मारने, और आज उसने वो कल्पना से परे काम कर दिखाया था। एक इतनी बड़ी सेना को हराकर वजीर खान को मार गिराया था। यहां कहानी खत्म होती है सिरहिंद के जंग की, मगर बंदा सिंह बहादुर की कहानी में अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, जिसके लिए जरूर देखिएगा मेरा नेक्स्ट एपिसोड। उम्मीद करता हूं कि आपको बंदा सिंह बहादुर और सिरहिंद की जंग की इस कहानी को सुनकर अच्छा लगा होगा। मुझे धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं बंदा सिंह बहादुर की बची हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। मेरे चैनल पर आप और भी ऐसी कई भारत इतिहास और भारत की वीरों से जुड़ी कहानियां सुन सकते हैं। एक बार उन्हें मौका जरूर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।